उद्धव राज साथ आएंगे तो महाराष्ट्र की सियासत में क्या बदलाव? उद्धव ठाकरे तमाम तरह के संदेश भेज रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे को तय करना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं, अलग रहते हैं, या फिर वो राज ठाकरे के जाकर एक मराठी अस्मिता की ठाकरे ब्रांड की राजनीति को जिंदा करते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है भाजपा का शीर्ष नेतृत्व राज ठाकरे से बातचीत करता रहता है। बीजेपी नहीं चाहेगी कि राजू उद्धव जी को, क्योंकि बीजेपी के एक बड़ा चैलेंज आ जाएगा सामने, और एक नाथ शिंदे का प्रभाव भी कमजोर हो सकता है अगर राजू और उद्धव एक साथ हो गए। वो एक चिंता बीजेपी की हो सकती है। दूसरे के साथ अपना फ्यूचर लग रहा है कि बेटर है, आज के टाइम में बेटर है, और बीजेपी तो पूरी जो राजमाइश कर लेगी कि ये दोनों साथ ना आ पाए। इसमें सारी चीजें हैं। बाला साहब ठाकरे का वो कट्टर हिंदुत्व, मराठी भाषाई क्षमता, और तीसरी बात है जो भी है, तो कुल मिलाकर के जब दो चीजें हैं, ओरिजिनल कॉपी पर आप जाएंगे या कार्बन कॉपी पर? नैसर्गिक वोट बैंक था शिवसेना का, वो बिखर गया। अब उस बिखरे हुए सिरे को संजोना कोई आसान नहीं है ना। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, आपका पसंदीदा कार्यक्रम और डिजिटल की दुनिया में इतिहास रचता कार्यक्रम। कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो कि हमेशा सुर्खियों में होते हैं, चुनाव हो ना हो। यूपी बिहार के अलावा हमारे देश में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जहां चुनाव हो या ना हो, चर्चा उसकी बराबर बनी रहती है। आप सबको याद भी होगा कि अमर उजाला ने महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस का कीवर्ड ट्रेंड कराया था, और महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस जो एक शब्द था वो अभी भी लगता है कि कारगर दिखाई पड़ रहा है, या यूं कहें कि अभी भी वो ट्रेंड में ही है। दरअसल चर्चा इस बात की हो रही है कि उद्धव राज साथ आएंगे तो महाराष्ट्र की सियासत में क्या बदलाव होगा। निकाय चुनाव नजदीक हैं और राज ठाकरे क्यों सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट बने हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने कल शाम कार्यक्रम के दौरान एक संदेश देने की कोशिश की बीजेपी को, एक नाथ शिंदे पर हमलावर रहे कि वो चाहते नहीं कि दोनों भाई का मिलन हो। अगर दोनों भाई साथ आते हैं तो महाराष्ट्र की सियासत में क्या बदलाव होंगे, पहली बात। और दूसरी बात कि महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे इतने इंपॉर्टेंट क्यों नजर आते हैं। इसी से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। परिचय आप सब मेहमानों का पहले मैं करा देती हूँ। रामकृपाल सिंह जी बहुत दिनों बाद कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, लंबी छुट्टी से लौटे हैं। पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हैं, विनोद सर आपको हमेशा से दिखाई पड़ते हैं, पिछले एपिसोड में नहीं थे लेकिन फिर से वापस आ गए हैं। समीर जी महाराष्ट्र के जानकार और आंकड़ों के बाजीगर भी हमारे साथ हैं, और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी भी हमारे साथ हैं। समीर सर, राज ठाकरे जिनका ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, ना कोई पार्षद है, कहानी राज ठाकरे के इर्द गिर्द क्यों इन दिनों घूमती दिखाई पड़ रही है? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति की बात आती है, और ख़ास तौर से महाराष्ट्र के अंदर भी अगर मुंबई की बात होती है तो ठाकरे परिवार को नज़रअंदाज करना किसी के लिए भी संभव नहीं है, फिर वो राज ठाकरे हो चाहे वो उद्धव ठाकरे हो। अभी जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव के बाद, उस विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। सिर्फ मुंबई के अंदर 36 सीटें आती, 36 सीटों पर में से 24 सीटों पर अपने कैंडिडेट उन्होंने उतारे थे। उनका एक भी विधायक नहीं जीता। उनका बेटा खुद माहिम से अमित ठाकरे चुनाव हार गया, वहाँ से उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट वहाँ से विधायक बने। लेकिन 8 से 10 सीटों पर राज ठाकरे के कारण महायुति को, मतलब एक नाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था उन सीटों के अंदर, जिसमें संजय निरुपम हार गए उस सीट से। कहते हैं मिलिंद देवड़ा भी इसलिए हारे कि अगर वहाँ से मनसे का उम्मीदवार नहीं होता तो उसको जितने वोट मिले, अगर वो एक नाथ शिंदे के पास चले जाते तो वहाँ पर आदित्य ठाकरे के जितना मुश्किल हो जाता। तो राज ठाकरे भले ही नहीं जीते, लेकिन वो कई सीटों पर ऐसी स्थिति कि हराने की स्थिति उनके उम्मीदवारों की रहती है। अब चूंकि महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव हो गए हैं, लोकसभा में उद्धव ठाकरे ने, कांग्रेस ने और शरद पवार की पार्टी के गठबंधन ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। उसके 6 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी, एक नाथ शिंदे और अजित पवार के गठबंधन ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था और सरकार महाराष्ट्र के अंदर बनाई। अब बीएमसी के चुनाव, कॉरपोरेशन के चुनाव होने वाले, जिसमें बीएमसी भी है, 29 नगर निगम के चुनाव उसके अंदर हैं। बीएमसी एक बड़ा है जो सत्ता का केंद्र भी है, जो पैसों का केंद्र भी है। 40,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है, और लंबे समय से शिवसेना का दबदबा बीएमसी में रहा है। उद्धव ठाकरे का, बाला साहेब ठाकरे का वहाँ पर दबदबा रहा है। तो अब उद्धव ठाकरे के पास एक ही उम्मीद बची है कि अगर वो बीएमसी पे कब्जा कर लेते हैं तो उनकी राजनीतिक साख भी बचेगी, एक आर्थिक स्रोत भी बना रहेगा, और भविष्य के लिए वो महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आप को मजबूत बना के रखेंगे। अब देखिए, दोनों के पास कुछ नहीं है। उद्धव ठाकरे भी विधानसभा चुनाव बुरी तरह हार चुके हैं।
राज ठाकरे की स्थिति ऐसी कि कोई 1.5% वोट मिलता है, उनका बेटा चुनाव हार जाता है। लेकिन जब कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं तो उस चुनाव में 400 और 500 वोट का वोट भी किसी पार्टी को हराने के लिए बहुत मायने रखता है। तो 217 सीटें होती है बीएमसी के अंदर, 114 बहुमत के लिए चाहिए। अगर 2017 का चुनाव देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 82 और शिवसेना, उस समय शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे को 84 सीट मिली थी। तो कहा जा रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिल जाते हैं तो राज ठाकरे का जो भी जमीनी स्तर पर थोड़ा आधार है वो अगर उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ता है तो बीएमसी में ठाकरे परिवार एक बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में आ जाएगा। एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगी, बीएमसी की बात आप कर रहे हैं, पुणे और नासिक का जो नगर पालिका है वहां पर भी राज ठाकरे के इम्पैक्ट ज्यादा होते हैं। तो क्या ये समझें कि ये जो तीनों नगर पालिकाएं हैं यहीं पर राज ठाकरे का दबदबा है, या यूं कहें कि उनका कोर वोटर है, इसलिए शायद बीजेपी और उद्धव यूबीटी दोनों ही चाह रहे हैं ऐसा? जैसे नासिक में तो राज ठाकरे ने कॉर्पोरेशन में अपना मेयर बना चुके थे, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन अब नासिक राज ठाकरे पूरी तरीके से लगभग बाहर चुके हैं। वो वैसे भी अब छगन भुजबल का, राष्ट्रवादी कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा गढ़ बना हुआ है। अब राज ठाकरे का पूरा ध्यान बम्बई की तरफ है, क्योंकि वो बम्बई में रहते हैं, बम्बई में उनका व्यवसाय जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ा बजट बीएमसी का होने के कारण दोनों भाई अब बम्बई की तरफ ध्यान रख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि अगर उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे आएंगे तो दोनों फिर एक अच्छी स्थिति में आने की ताकत बन सकते हैं। तो उनको रोकने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एकनाथ शिंदे कोशिश कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे राज ठाकरे से कह रहे हैं कि आप गठबंधन में मेरे साथ आ जाइए, मैं आपके बेटे को एमएलसी बना दूंगा, अमित ठाकरे को हम भविष्य के राजनीतिक रूप से सेट करेंगे। तो महाराष्ट्र की राजनीति में भी सब अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ देख रहे हैं कि भाई राज ठाकरे के, उद्धव ठाकरे से जाने से कैसा रोका जाए। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि कैसे राज ठाकरे को हमारे साथ गठबंधन में शामिल किया जाए। एकनाथ शिंदे सोच रहे हैं कि राज ठाकरे को कैसे मैं अपने साथ लेकर आऊं जिससे मैं मुंबई की राजनीति में, थोड़ा ठाणे तो एकनाथ शिंदे के पास ही है, बीएमसी में मैं अपने आप को थोड़ा मजबूत कर सकूं। तो फिलहाल राज ठाकरे को इतने बड़े खिलाड़ी नहीं है, लेकिन चूंकि ठाकरे का 1.5% का, बीएमसी में 2% का वोट बैंक है, तो वो 2% का वोट बैंक एक मायने रखता है सीटों के हिसाब से और वोट के जो मार्जिन होता है उसके हिसाब से। तो राज ठाकरे को लाने के लिए तमाम दल कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की चिंता ज्यादा बड़ी है। अगर मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को लगता है कि राज ठाकरे के साथ उनको लेकर आना चाहिए था और राज ठाकरे के प्रति उनको सिंपैथी थी, तो मुझे लग रहा है कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे, जब अमित ठाकरे उनके बेटे जब माहिम से सीट पर चुनाव लड़े, तो उस समय उद्धव ठाकरे को बड़ा मन रखते हुए अपने भतीजे के लिए वो सीट से अपना उम्मीदवार नहीं उतारते। अमित ठाकरे को अगर वो विधायक बनाते तो मुझे लगता है कि आज राज ठाकरे के लिए मजबूरी होती कि वो उद्धव ठाकरे के साथ जाते। लेकिन चूंकि उस समय राज ठाकरे के बेटे को हराने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने भतीजे को हराने के लिए पूरी ताकत लगाई और उसको हराया भी, तो मुझे लग रहा है कि अभी इतना सहज नहीं होगा। तमाम तरह के राजनीतिक समीकरण महाराष्ट्र की राजनीति में अभी बनेंगे। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि क्या वो जाएंगे, क्योंकि तमाम तरह के इसके अंदर हित जुड़े रहते हैं। राज ठाकरे के अपने व्यवसायिक हित भी है, तो क्या वो उद्धव ठाकरे के साथ जाकर सरकार की कोप भाजन है, सरकार के निशाने पर आएंगे कि जब उनकी जांच हुआ कि इस तरह के मामले में फंसे। तो तमाम तरह की चीजें। और अभी जो भाषा का विवाद हुआ था, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मराठी इंग्लिश के बाद हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा किया था, उस समय मराठी अस्मिता की बात करके राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से सरकार का विरोध किया और बाद में सरकार ने वो प्रस्ताव वापस ले लिया कि मराठी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में हटा दिया है। तो फिलहाल अब मराठी अस्मिता की बात चल रही है और मराठी अस्मिता की बात पर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे बंबई की खासतौर से राजनीति कर रहे हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस भी मराठी है और मराठी मुख्यमंत्री है, तो देवेंद्र फडणवीस का एक अपनी अलग पहचान है। तो क्या ये मराठी अस्मिता की महाराष्ट्र जो राजनीति हो रही है, जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे करना चाह रहे हैं, एक मराठी मुख्यमंत्री राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर भारी पड़कर वह मराठी वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर रखेंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो आसान नहीं है। बीएमसी में चूंकि 227 सीट अगर आप देखेंगे तो 100 सीटें जो है वो मराठी प्रभुत्व की आती है, तो उनको नजरअंदाज नहीं किया सकता। लेकिन अगर 2001 की मैं आपको जनगणना के हिसाब से बता दूं तो जो बंबई में 2001 में 26 लाख लोगों ने यह कहा था कि भाई वो हिंदी उनकी मातृभाषा है। जब 2011 की जनगणना हुई तो 40 लाख लोगों ने कहा कि हिंदी उनकी मातृभाषा है और 2001 में 48 लाख लोगों ने मराठी मातृभाषा कहा था और आज 45 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा था 2011 में कि मराठी उनकी मातृभाषा है। तो गैप बहुत उत्तर भारतीय मतलब हिंदी भाषी और मराठी भाषी के बीच गैप कम बहुत हुआ है। तो अब ये चिंता भी मुंबई में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे बार बार बोल रहे कि अगर इसी तरह से हिंदी थोपी गई, इसी तरह से उत्तर भारतीय का प्रभाव बढ़ता रहा तो मराठी अस्मिता और मराठी का वर्चस्व मुंबई में खत्म हो जाएगा। तो ये सेंटीमेंट पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे राजनीति कर रहे हैं। अब देखना होगा कि देवेंद्र फडणवीस जो खुद मराठी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ा मराठी वोट बैंक विधानसभा चुनाव में बंबई में जुड़ा है और हालांकि उद्धव ठाकरे का आधार है बंबई में,
अगर आप लोकसभा का परिणाम देखेंगे तो बम्बई की 6 में से 3 सीटें उद्धव उनके ठाकरे से ने जीती है। विधानसभा में आधी सीटें उन्होंने जो जीती है वो बम्बई से आती है, मुंबई कोंकण से आती है। तो उद्धव ठाकरे का निश्चित रूप से आधार है। अब ये देखना होगा कि राज ठाकरे उनके साथ जाते हैं या नहीं जाते, या भारतीय जनता पार्टी उनको रोकने में सफल होती है, ये आने वाले दिनों में तय होगा। फिलहाल कोशिशें दोनों तरफ से जारी है। भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे को उद्धव के पास जाने से रोक रही है और उद्धव ठाकरे तमाम तरह के संदेश भेज रहे हैं। ये राज ठाकरे को तय करना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं, अलग रहते हैं, या फिर वो राज ठाकरे के जाकर एक मराठी अस्मिता की, ठाकरे ब्रांड की राजनीति को जिंदा करते हैं, जिंदा कर पाते हैं। ठीक है अवधेश सर, एक सवाल तो मेरा समीर जी के ही स्टेटमेंट से निकला है। एक ये कि राज ठाकरे जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि उनकी व्यावसायिक जो ट्रेंड है वो भी उसे वो फॉलो करते हैं। उनके नेता बीजेपी के भी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात कर रहे हैं, और उनके नेता उद्धव के गलियारे में भी एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। क्या ये दोनों चैनल एक्टिव करने की राज ठाकरे की कोशिश है? और अगर राज ठाकरे उद्धव के साथ जाते हैं तो कितना डेंट बीजेपी को होगा? इतने इंपॉर्टेंट हैं वो? देखिए, राज ठाकरे की पार्टी 2006 में बनी थी। उसके बाद से 2009 का लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव कर दीजिए, उस समय तो उनको 13 सीट आ गई थी और 4.7% वोट भी शायद था उनको आया था। लेकिन उसके बाद से कभी उनका प्रदर्शन 4.1, विधानसभा में 13 सीटें, 5.7% वोट, और लोकसभा में 4.1% वोट। उसके बाद से राज ठाकरे की पार्टी ने किसी भी चुनाव में ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जिससे उनके प्रदर्शन और उनकी लोकप्रियता के आधार पर कोई भी पार्टी उनको साथ लेने की कोशिश करे। राज ठाकरे की राजनीति जो आरंभ हुई थी वो बाला साहेब ठाकरे की जो 70 के दशक की राजनीति थी, सन्स ऑफ द सॉइल थ्योरी के आधार पर, कि तो उसके आधार पर जो उस समय उत्तर भारतीयों को, यहाँ तक कि दक्षिण भारतीयों को लुंगी वाले कह के, भैया कह के उन पर हमला करके बाला साहेब ठाकरे की राजनीति वहाँ से शुरू हुई क्षेत्रवाद से, और वो हिंदुत्व तक पहुंची थी। उसको उन्होंने आधार बनाया, खूब हमले किए। तो उनकी छवि ऐसी बनी कि उनको लगा कि इसके आधार पर हम खड़ा हो सकते हैं, शिवसेना का वोट हमारे पास आ सकता है। आरंभ में लगा भी, जैसे 2009 के चुनाव की मैंने चर्चा की, लेकिन उसके बाद वो पार्टी एक प्रकार से समाप्त हो गई। राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के भतीजे हैं और मुंबई में एक हैसियत लंबे समय से उस परिवार की है, उनकी भी व्यक्तिगत रही है। अगर उसको माइनस कर दीजिए, अगर तो मन से पार्टी के रूप में वहां लगभग नष्ट प्राय है महाराष्ट्र में आज की स्थिति में। ये दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका आकर्षण आज से नहीं है, लंबे समय से है। उनकी पूरी कोशिश थी कि हमारा गठबंधन उद्धव का न हो। चुनाव में 2009 में भी उनकी कोशिश थी, 2014 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी फोन पर और कई प्रकार से बात मुलाकात की भी बातें हुई। नितिन गडकरी कहते, पूछा गया कि आपको दोनों भाई में से कौन पसंद है, तो राज ठाकरे, एक लाइन उन्होंने कभी उस पर वो भी नहीं, मतलब एक सेकंड सोचा भी नहीं है, वो पसंद रही है। लेकिन उनका जो उत्तर भारतीय पर हमला रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी समस्या रही है, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए उनको साथ लेंगे तो तर्क क्या देंगे जब तक वो उस रूप में नहीं करते हैं। और बीच में भी जब उन्होंने मस्जिदों के और बाकी चीजों की आवाज उठाई थी तो फिर गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे बात की थी, और उसके बाद उन्होंने अपना बयान उस पर बदला था, और फिर शांति आई थी कि एक लिमिटेशन से ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो उनके कम्युनिकेशन लगातार हैं, जब भी जरूरत पड़ती है भाजपा का शीर्ष नेतृत्व राज ठाकरे से बातचीत करता रहता है। अब इस समय उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जिन परिस्थितियों में अलग हुए थे और जो बयान आए थे, अगर देखा जाए तो उसके बाद 2013 में बाला साहब ठाकरे की मृत्यु में ही दोनों को एक साथ उस ढंग से देखा गया था। मृत्यु के बाद वहां से लेके श्मशान घाट और उनकी अंतिम क्रिया तक ही देखा गया था। उसके पहले उसके बाद पारिवारिक फंक्शन में कभी गए हो, लेकिन कभी उस रूप में नहीं हुआ था। तो वो एक तिक्तता है। और बाला साहब ठाकरे के बाद इस परिवार ने जो कुछ उनके साथ किया है अलग अलग तरीके से, वो सब बाधाएं हैं। लेकिन अब समस्या है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी जो वो चले थे कि एकदम महाराष्ट्र के हम निर्णायक बन जाएंगे, जो विधानसभा चुनाव में पार्टी जिस ढंग से पीटी है, और पार्टी के अंदर कभी भी ये समस्या पैदा हो सकती है कि पार्टी के विधायक कहीं उस तरफ न चले जाएं। सत्ता अगर अभी तो 5 साल सत्ता चलनी है, तो वो जो एक भय है, उस भय के तहत कोशिश हो रही है कि राज ठाकरे के साथ एकता हो जाएगा तो शायद हम कुछ कर जाएंगे। तो ये डूबते को तिनके के सहारे वाली ये पॉलिटिक्स जो है महाराष्ट्र में हो रही है, कि डूबते को तिनका का सहारा। राज ठाकरे की है कि वो दिल से उद्धव ठाकरे के साथ नहीं जा सकते, लेकिन अगर एक पॉलिटिकल हमको, मतलब इस समय महाराष्ट्र में मुंबई का जो बृहन मुंबई पालिका जो है, बृहन मुंबई,
तो वो एक बहुत बड़ा देश में सबसे ज्यादा बजट वाला वो माना जाता है नगर पालिका, उसकी एक शक्ति है, राजनीति का इनका आधार है, जैसा समीर जी बता रहे थे। तो वहां होगा कि कम से कम साथ आकर के ये चुनाव साथ लड़ ले, गठबंधन कर ले। ये बाद में वो एक रहेंगे कि अगर गठबंधन हो भी गया तो आगे रहेगा कि नहीं रहेगा ये कहना कोई गारंटी नहीं। हाँ, ठीक है। उसमें जो है हमारी एक ताकत दिखे, कुछ सीटें हम जीत के आए। शिवसेना की कोशिश है शिवसेना उद्धव को कि हम लेके आए, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर मनसे को बृहन नगर पालिका में भाजपा और शिवसेना शिंदे ने ठीक ठाक सीट दे दिया कि आप इतने पर चुनाव लड़ लो बचाने के लिए, तो वो नहीं जा सकते हैं। इसलिए वो दोनों तरफ की अभी उनकी कोशिश है। मूल बात यह है कि सीट कितना देता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बाला साहब ठाकरे के द्वारा स्थापित शिवसेना इस हालत में पहुंच चुकी है कि जो बाला साहेब के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जो राज ठाकरे बाहर गए हैं, जिनके बारे में क्या उनको फिर से वापस ला करके अपने को जीवित रखना है, तो ये राजनीति की विडंबना होगी, एक ट्रेजेडी है अपने आप कि उद्धव ठाकरे ने जो अपने जीवन में पाप किया, कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने का, मुख्यमंत्री बनने का, वो पाप और अपराध का उनको प्रायश्चित करने की नौबत आ गई है कि जिस भाई को उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, आज उसके साथ मिलने के लिए स्वयं बल्कि वो ज्यादा बयान दे रहे हैं। अगर उनके बयान आ रहे हैं उस पर, उनकी पार्टी शिवसेना मुख्य सामना में ये चीजें, तस्वीर पुरानी छापी जा रही है, तो इसका मतलब है कि अंदर से आप कितने हताश और निराश है उस राजनीति से कि उस विचारधारा के परे जाकर के एक सेकुलरिज्म में भी अतिवाद का, जहां पत्रकारों पर अटैक करो, किसी पर राजद्रोह का मुकदमा करो, सारा उन्होंने करके देख लिया और जनता ने नकार दिया है। तो एक नकारे हुए उद्धव ठाकरे, ठुकराए गए उद्धव ठाकरे अपनी राजनीति के लिए राज ठाकरे, जिनकी पार्टी की कोई हैसियत नहीं रही उसमें, उनको अपने साथ लाने की कोशिश वो ज्यादा कर रहे हैं। केवल इतना ही है कि अगर बीजेपी और शिवसेना शिंदे को तय करना है कि वो कितनी सीटें इस समय मनसे को देती है, एक हारी हुई पार्टी अगर इस हालत में है कि दोनों तरफ से वो मोल भाव कर रही है, तो ये महाराष्ट्र की राजनीति की इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। बार्गेनिंग पॉलिटिक्स। सर, जैसे कि अभी अवधेश जी भी कह रहे थे कि वो दोनों तरफ की तैयारी में है, जिधर उन्हें फायदा होगा वो चले जाएंगे। क्या ये समझा जाए कि उद्धव और राज की जो कहानी है वो अब उस टाइप के टाइमिंग वाले नेताओं की हो गई है? शायद इसलिए राज ठाकरे भी इतना इम्पोर्टेंट हो गए हैं, बीजेपी उन्हें अपने तरफ रखना चाहती है, उद्धव खुद चाहते हैं। हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में एक बड़ा लोकप्रिय काव्य है आला, जो खूब पढ़ा जाता है बरसात के दिनों में। तो उसकी 2 लाइनें मैं पहले बोलूँगा। उसकी लाइन ये है, काहे ते निविया करुई लागे और काहे ते लगे शीतली छाँ, और काहे ते भैया बैरी लागे और काहे ते लगे दैनिया बाँ। तो बाँटे ते निविया करुई लागे मतलब, और बैठे लगे शीतली छाँ, और बाँट में भैया बैरी लागे और रणमा लगे दैनिया बाँ। तो जो बंटवारा था सत्ता का, तो दोनों शत्रु थे एक दूसरे के, राज और उद्धव, क्योंकि बाला साहब की विरासत के बंटवारे का मसला था। अब रण का मामला है, क्योंकि दोनों का अस्तित्व का खत्म होने की स्थिति है। राज ठाकरे के बारे में तो बता ही दिया हमारे मित्रों ने, और बिल्कुल उनका वोट, न उनके पास वोट है न सीट है। और उद्धव ठाकरे भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद उनकी स्थिति बड़ी वो रही है। तो ये मजबूरियां जो हैं, जो विवशता है, ये दोनों को नज़दीक लाने के लिए दबाव डाल रही है, और कार्यकर्ताओं का भी दबाव है, मनसे के कार्यकर्ताओं का भी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं को, और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है। तो ये कारण है। और दूसरी बात ये है कि ये बात सही है, राज ठाकरे जो है उनकी राजनीति अवसरवादी राजनीति रही है। उन्होंने, जैसे अवधेश जी ने कहा कि 2009 में और 2014 में बीजेपी के साथ जाने की कोशिश की, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी का जम के विरोध किया था। याद कीजिए, उनकी इंडिपेंडेंट रैलियां हुई थी पूरे महाराष्ट्र में, और जिसमें वो नरेंद्र मोदी जी पर व्यंग्य करते थे, उनके पुराने भाषणों को लेकर के 15 लाख और ये सब, और खूब भीड़ आती थी। मैं भी उस चुनाव को कवर कर रहा था। मुझे लगता था कि राज ठाकरे कुछ कमाल कर पाएंगे, हालांकि कमाल ज़्यादा कर नहीं पाए। शिवसेना और भाजपा को, गठबंधन को जीत मिली थी, लेकिन राज ठाकरे ने बहुत कोशिश था। वो मतलब कहा जाता था कि शरद पवार के टच में है। अब फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव जब 2024 में आए, तो उन्होंने फिर अपना बीजेपी के साथ एक चैप्टर खोलने की कोशिश की। तो बार बार इधर से उधर अपने हिसाब से करते रहे। और ये बात भी सही है कि वो शायद उद्धव से नज़दीकी का इस्तेमाल हो सकता है, एक नाथ शिंदे की जो शिवसेना है उससे सीटों के बार्गेनिंग में भी कर सकते हैं, या एक नाथ शिंदे के साथ अपने रिश्तों का और संवाद का बार्गेनिंग इधर कर सकते हैं, वो कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अस्तित्व की लड़ाई दोनों की है।
और खाली बीएमसी का चुनाव तो मुख्य आसन है, और जो 2 और नगर निगम की बात आपने की, लेकिन पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को देखें तो ठाकरे परिवार की एक हैसियत रही है वहाँ पर। भले उनका प्रभाव क्षेत्र पैन महाराष्ट्र में कहीं रहा ज़्यादा, कहीं कमज़ोर, लेकिन मुंबई में सबसे ज़्यादा रहा है। तो मुंबई को बचाना दोनों की प्राथमिकता है, राज की भी और उद्धव की भी। और मुंबई तभी बचा सकते हैं जब वो एक साथ हों। अब बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, लेकिन एक संभावना बन सकती है, क्योंकि इससे वोट जुड़ने के साथ देखिए ये चुनाव कभी खाली अंकगणित नहीं होता है, वो रसायन गणित भी, रसायन शास्त्र भी होता है। क्योंकि कई बार आप नंबर जोड़ दीजिए, नंबर से बात नहीं बनती, बहुत सारे और दूसरे फैक्टर्स होते हैं। अगर वो दोनों एक होते हैं तो एक बड़ा मैसेज जाएगा कि भाई बाला साहब का की जो विरासत के जो 2 दावेदार हैं वो एक हो गए परिवार के लोग। दूसरा, कार्यकर्ता जो शिवसेना और मनसे के हैं, उद्धव ठाकरे के, उनका मनोबल बढ़ेगा, वोट बैंक जो है उनका मनोबल बढ़ेगा। तीसरी बात यह है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों हिंदुत्व की भी राजनीति करते हैं, लेकिन हिंदुत्व की होल सोल पैरोकार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में है। बाकी पार्टियां वो हिंदुत्व की बी टीम तो बन सकती हैं, ए टीम नहीं बन सकती। और बाला साहब ठाकरे ने जब अपनी राजनीति शुरू की थी तब उन्होंने जो क्षेत्रवाद मराठी अस्मिता से शुरू की थी, उसमें गुजराती भी उनके निशाने पर थे, उनके निशाने पर तमिलियंस भी थे, दक्षिण भारतीय भी थे और उत्तर भारतीय भी थे। ये हिंदुत्व का मामला बाद में आया 90 जब मुंबई के दंगे हुए और उसके बाद वो हिंदुत्व को बने। तो अब उनके सामने राज और उद्धव दोनों के सामने पुरानी जो बाला साहब की राजनीति है, महाराष्ट्र अस्मिता, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, वो महाराष्ट्र अस्मिता पर एक सीमा से ज़्यादा नहीं जा सकती, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्रीय अस्मिता पर जा सकती है। जैसे बंगाल पे ममता बनर्जी बंगाल अस्मिता की बात करती हैं, या स्टालिन तमिल अस्मिता की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के लिए मुश्किल होता है करना। तो वो एक रास्ता उनके सामने उनको लग रहा है कि अगर मराठी अस्मिता और महाराष्ट्रीय अस्मिता की बात करके एक होंगे तो शायद इसका कुछ राजनीतिक असर उनके हक में जाए। एक बात और है कि जहाँ तक पाप पुण्य की बात है तो भारतीय राजनीति में पाप पुण्य खत्म हो चुके हैं। उनका कोई मतलब नहीं रहा, कौन कब किसके साथ रहा। मतलब उद्धव ठाकरे अगर शिवसेना कांग्रेस साथ आ गए तो पाप हो गया, बीजेपी पीडीपी के साथ चली गई तो पुण्य हो गया, 3 बार मायावती के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर लिया तो पुण्य हो गया। तो ये पाप पुण्य की व्याख्याएं खत्म हो चुकी हैं। सीधे सीधे राजनीति अवसर का खेल है, जहां जिसको अवसर मिल रहा है वो उसके साथ जा रहा है। महाराष्ट्र में तो एक नगर निगम में मुस्लिम लीग और बीजेपी ने मिल करके वहाँ पर जो है मेयर बनाया था। तो इसलिए ये सब मुझे लगता है आज की राजनीति में वो मानदंड खत्म हो गए जो पहले हुआ करते थे। अब सीधे सीधे अवसरों की राजनीति है, अस्तित्व की राजनीति है और अवसर पाने और बचाने की राजनीति है। और उसी के तहत राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक और अभी कोशिश हुई थी, शरद पवार और अजित पवार के बीच भी चर्चा चली थी कि एकजुट हो सकते हैं। उस पर शरद पवार का बयान भी आ गया कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे जो बीजेपी के साथ हैं। और उस मुद्दे पे हम लोगों ने अमित शाह जी से भी पूछा था, तो उन्होंने भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि दोनों एक होंगे। एक ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हो रही थी, लेकिन वो एक ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी उनके साथ, उनका एक आकलन था। लेकिन ये बात जरूर है जो समीर कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं चाहेगी कि राज और उद्धव एक हों, क्योंकि बीजेपी के एक बड़ा चैलेंज आ जाएगा सामने, और एकनाथ शिंदे का प्रभाव भी कमजोर हो सकता है अगर राज और उद्धव एक साथ हो गए तो। वो एक चिंता बीजेपी की हो सकती है। फिर बीजेपी को तय करना पड़ेगा कि राज उद्धव के साथ गठबंधन करे भविष्य में या शिंदे को साथ में रखे। तो वो सारी जटिल परिस्थितियां महाराष्ट्र की राजनीति में भी है। लेकिन मुझे लगता है, पता नहीं, क्योंकि उसमें भी सीटों का बंटवारा और कैसे क्या क्या चीज़ें बटेंगी, बहुत सारे प्रश्न हैं, पुराना इतिहास, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, ये सब। खैर वो तो बयानबाजी तो नेता लोग भूल जाते हैं। वो तो कल्याण सिंह एक फार्मूला दे गए थे उत्तर प्रदेश में कि बीती ताई बिसार दे। पूर्णिमा जी को याद होगा, जब हम लोग कल्याण सिंह से मायावती के बारे में उनके पुराने बयान पूछते थे तो कहते थे बीती ताई बिसार दे। तो बीती ताई बिसार दे की राजनीति है, वो मतलब आड़े नहीं आएगी। असली आड़े आएगा राजनीतिक और आर्थिक हितों का बंटवारा। वो किस हद तक सुलटाते हैं दोनों भाई मिल करके, उस पर तय होगा कि एक साथ आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन मुझे लगता है शायद एक साथ आने की संभावना दिख रही है, क्योंकि मजबूरी दोनों की है। हो सकता हो सिर्फ नगर निकाय चुनाव के लिए साथ आए। पूर्णिमा जी, जैसा कि अभी आपने अपने 3 वरिष्ठ साथियों को सुना, ऐसा लगता है जैसे उद्धव और राज जो है वो मजबूरी में साथ आएंगे। मजबूरी का रिश्ता बहुत दिनों तक चलता नहीं है। अब कहानी ऐसी है कि राज ठाकरे को ये पता है कि अगर 4-4.5 साल बाद आएगा विधानसभा का चुनाव, 4-4.5 साल के बाद आएगा आपका लोकसभा का चुनाव, तो वो ये जानते हैं कि उनके पास सिर्फ यही एक मौका है। और शिवसेना यूबीटी की अगर बात करें तो लगातार उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है। तो क्या चिंता अस्तित्व बचाए रखने की उद्धव को ज़्यादा है?
नहीं, चिंता तो दोनों को है, क्योंकि राज ठाकरे को अभी हमने देखा जब वो मन से उन्होंने बनाई थी तो लोगों को था कि शायद वो ठाकरे लिगेसी को थोड़ा बेहतर तरीके से उद्धव के कंपैरिजन में आगे ले जा सकें, और हो सकता है मराठी मानुस की जो बात करते हैं, मराठी अस्मिता की बात करते हैं, उससे लोग प्रभावित हो के उनको सपोर्ट करें। लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव में हमने देख लिया उनका परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं है। और अब राज ठाकरे की हालत ये है कि उनको अपनी रेलिवेंस ढूंढनी पड़ रही है। उद्धव ठाकरे के साथ भी यही मजबूरी है। उद्धव ठाकरे ने जो अभी ज़्यादा उत्साहीपन दिखाया है राज ठाकरे के साथ, उसके पीछे मुझे वजह लगती है कि उनको भी अपनी एग्जिस्टेंशियल जो क्राइसिस है वो सामने दिखाई दे रही है। भाई, शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह होता है वो इलेक्शन कमीशन ने शिंदे ग्रुप को दे दी है। शिवसेना का नाम, असल नाम तो अब शिंदे ग्रुप के साथ है, और परफॉर्मेंस भी कोई उनकी विधानसभा लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छी नहीं रही है। तो उन्हें भी अब लग रहा है कि कहीं पे पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो शायद वापस दोनों भाइयों के आने में, और जो ठाकरे का एक हेरिटेंस है उसको एक साथ जोड़ने में उनकी शायद थोड़ी सी इंटरेस्ट है, मजबूरी भी कह लीजिए। उनको लग रहा है कि उसमें फ़ायदा उनका है। नफ़ा नुकसान की राजनीति सब करते हैं, और ये सिर्फ हम उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के बारे में नहीं कह सकते हैं। हर पार्टी अपने नफ़े नुकसान के हिसाब से ही अपने चालें चलती है। तो उस हिसाब से उद्धव को ये लग रहा है कि राज ठाकरे के साथ आके शायद वो शिवसेना, जो ओरिजिनल ठाकरे के टाइम से शिवसेना थी, उसको वो पुनर्जीवित कर सकें। क्योंकि सबको याद होगा जिस समय राज ठाकरे थे बाला साहब के साथ, तो हर कोई ये मान के चल रहा था, उनकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स थी, कि वो उनके नेचुरल एयर हैं। हर कोई उनको राजनीतिक उत्तराधिकारी देख रहा था बाला साहब ठाकरे का। उद्धव उस जमाने में पॉलिटिकली उतने एक्टिव भी नहीं थे, उतना विजिबल चेहरा भी नहीं थे। राज ठाकरे थे पॉलिटिकली एक्टिव और विजिबल चेहरा। लेकिन जब एकदम से उन्होंने, बाला साहब ने उद्धव को अनाउंस कर दिया, और जिन परिस्थितियों में राज ठाकरे ने छोड़ा, तो वो तो खैर पुरानी बात है, वो सबको पता भी है। लेकिन अब दोनों को ये रियलाइज़ हो रहा है कि शायद जो ठाकरे लिगेसी की बात उद्धव ठाकरे ने कई बार इस बीच में की है, और वो ठाकरे लिगेसी किसकी है उस पे शिंदे को लेके उन्होंने कई बार तंज भी कसा है, मजाक भी उड़ाया है, मखौल भी किया है। तो वो ठाकरे लिगेसी के नाम पे, जो कि एक मजबूत लिगेसी है, महाराष्ट्र में खास करके मुंबई और उसके आसपास के इलाके में अभी भी ठाकरे का जो नाम है वो चलता है। और अगर राज और उद्धव साथ आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा इनका जो पुराना सपोर्ट बेस है इनके साथ वापस आ जाएगा। जो हो सकता है शिंदे के साथ चला गया हो, जो हो सकता है बीजेपी के साथ चला गया हो, वो वापस आएगा, और ये दोनों को समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि तब उद्धव ठाकरे को अपनी राजनीतिक जो कक्षा है वो पुराने फिर नर्सरी क्लास से शुरू करनी होगी, क्योंकि वो राज ठाकरे के साथ जाके इंडिया ब्लॉक में तो बने नहीं रह सकते हैं। क्योंकि राज ठाकरे की जो पॉलिटिक्स है वो इंडिया ब्लॉक की जो इंडिया अलायंस की जो पॉलिटिक्स है उसके में कहीं फिट नहीं बैठेगी, और उद्धव ठाकरे दोनों नावों पे पैर रख के नहीं चल सकते हैं। तो मुझे अब ये लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को अपनी राजनीतिक भविष्य इंडिया ब्लॉक के साथ उतनी सेफ लग भी नहीं रही है। उनको लग रहा है कि उनको इंडिया ब्लॉक में आने से नुकसान हुआ है, क्योंकि वो हार्डकोर हिंदुत्व की जो ठाकरे ब्रांड की पॉलिटिक्स थी वो शिंदे ग्रुप अपने साथ ले गया है, वो बीजेपी अपने साथ ले गई है, और उद्धव ठाकरे जो 2 स्टूल के बीच में गिर जाने वाली जैसी हालत होती है, ना इधर के ना उधर के वाली उनकी सिचुएशन हो गई है। इसलिए हम देख रहे हैं कि उद्धव डेस्परेट भी ज़्यादा हैं। राज ठाकरे के बयान उतने नहीं आए हैं जितना हमने उद्धव ठाकरे के बयानों को देखा है, और जिस तरह से वो भाइयों के रीयूनियन की बात कर रहे हैं, और उसमें फडणवीस को भी कोस रहे हैं, शिंदे को भी कोस रहे हैं कि वो कैसे उसमें बाधा बन रहे हैं, दोनों भाइयों को नहीं रीयूनाइट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें मुझे लग रहा है उद्धव की डेस्परेशन दिखाई दे रही है। डेस्परेशन कह लीजिए, पॉलिटिकल मजबूरी कह लीजिए। दोनों भाइयों को एक दूसरे के साथ अपना फ्यूचर लग रहा है कि बेटर है, आज के टाइम में बेटर है। और बीजेपी तो पूरी जो राजमाइश कर लेगी कि ये दोनों साथ ना आ पाए, वो तो इस वजह से फायदे में रहेगी ना कि जो हिंदुत्व, हार्डकोर हिंदुत्व है, ठाकरे की जो लिगेसी है वो 3 धड़ों में बटी रहे। शिंदे भी उसमें कमजोर रहेंगे, उसमें उद्धव ठाकरे भी कमजोर रहेंगे, उसमें राज ठाकरे भी कमजोर रहेंगे। तो वो बीजेपी के लिए एक बहुत ही फायदेमंद स्थिति होगी। इसीलिए हमने देखा है कि देवेंद्र फडणवीस हो गए, चाहे दूसरे बीजेपी के नेता हो गए, वो सीक्रेटली चाहे खुलेआम भी राज ठाकरे के साथ बातचीत करते रहे हैं, मिलते जुलते रहे हैं। लेकिन जो उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स है, मुझे लग रहा है कि वो पॉलिटिकल अपना
एक सर्वाइवल देख रहे हैं राज ठाकरे के साथ वापस जाने में। परिवार के नाम पर ही सही, इमोशनल ब्लैकमेल करके ही सही, वो चाह रहे हैं कि वो ठाकरे लिगासी को कंसोलिडेट करें ताकि पार्टी जो असल शिवसेना पार्टी है वो उनके साथ हो जाए, लोग उनको जो पुराना उनका जो सपोर्ट बेच रहा है उनके साथ आ जाए और उनकी जो अपनी अस्मिता है वो बची रहे। बिल्कुल ठीक। इंडिया ब्लॉक के साथ उन्हें जो है साथ छोड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त नजर आती है, आपका अनुभव क्या कहता है? दूसरी चीज, अगर राज और उद्धव साथ आ पाते हैं तो क्या महाराष्ट्र के चुनाव में या महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ऐसा बहुत बड़ा परिवर्तन आने जैसा होगा? क्योंकि दोनों ही नेता अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? पहले विनोद जी ने कुछ कहा था तो मैं एक शेर से शुरू कर रहा हूँ। अहमद फराज की लाइन है कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, एक खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। तो आजकल जैसे पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया है रेयर मिनरल, यानी चुंबक चाइना ने देना, चुंबक जिससे बनता है वहाँ से कोई है, उसको कह दिया हम अभी नहीं दे रहे हैं। पूरी दुनिया हैरान है, उसके बिना गाड़ी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है बनेगी नहीं। तो आज की तारीख में राजनीति जो है, जो बम्बे का चुनाव है, जिस तरह से देखिए, कोई भी पार्टी हो, भारतीय राजनीति हो या बाहर की कोई है, दो चीज़ें, लक्ष्य दो चीज़ों का होता है, या तो सत्ता या माया। तो सत्ता अब दूर दिखाई पड़ रही है तो माया मिले, और माया एक ऐसी चीज़ होती है कि रेलिवेंट बनाने के लिए माया बहुत ज़रूरी होती है। और महाराष्ट्र अकेला ऐसा राज्य है जहाँ कभी बम्बई सिर्फ एक पैरेलल स्टेट के रूप में माना जाता है, बाकी कहीं भी नहीं है। कोलकाता नहीं है, मद्रास नहीं है, लेकिन ये, और वहाँ का बजट जैसा सभी मित्रों ने कहा है, वहाँ का जो बम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो बजट है वो कई स्टेट के बजट से ज़्यादा है। तो लोग जानते हैं, और वोट भी, चूँकि बम्बई का जितनी सीटें हैं बम्बई में कुल मिला के लोकसभा विधानसभा, तो ये है कि बॉम्बे को कैसे हाथ में, यानी बीएमसी को कैसे इस पे कब्जा किया जाए। भूख ये है कि पावर तो अभी दूर है, राज्यसभा के स्टेट का चुनाव तो हो चुका है, लोकसभा के चुनाव भी अभी काफ़ी दूर है। तो बेसिकली ये माया, और संभावित है चूँकि वहाँ पे शिवसेना बहुत समय तक रही है और उसका पूरा मलाई खाई है। तो इस मलाई में देखा जा रहा है कि कैसे अभी जो इमीडिएट है कि अगर जीत भी ना पाए, मान लीजिए, तो भी बराबरी की इतनी टक्कर रहे कि उस बहाने हम रेलिवेंट हो जाएंगे। लेकिन मैं जो एक चीज़ कह रहा था कि राज ठाकरे जब अलग हुए थे, जो कारण रहे हों, सवाल यह है कि क्या वो कारण आज ख़त्म हो चुके हैं? पहली बात। दूसरी बात, जब वो अलग हुए थे तब शिवसेना क्यों जानी जाती थी? शिवसेना सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में जानी जाती थी। बाला साहब ठाकरे पूरे देश में जाने जाते थे। सबसे बड़ा उनका यूएसपी क्या था? स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व। दूसरा, मराठी मानूस, मराठी अस्मिता। और तीसरा था रीजनलिज्म, क्षेत्रीयता। यानी सबसे पहले धर्म, उसके बाद भाषा और उसके बाद रीजन। ये तीन चीज़ें थी उनकी स्ट्रॉन्ग। इन तीन चीज़ों में से बची क्या है आज किसके पास? अगर आप देखिए, धर्म, फडणवीस कहाँ कम है उनसे। भाषा, वो भी मराठी मानूस है। क्षेत्रीयता, जिसको आप कह लीजिए कि वो जो भी कहिए इस पर, तो सवाल इस बात का है कि अब आप जो रेलेवेंस आपका किसी कारण से इस शिवसेना का था, आज वो कई टुकड़ों में बट चुकी है। और जैसा मैंने कहा है ना, सब्जी की एक लाइन से 15 दुकानें हैं, सबके भाव एक हैं, फिर भी देखिए एक दुकान पे ज़्यादा भीड़ होती है। क्यों? क्योंकि वो चलते चलते घलवा दे देता है, धनिया मिर्चा। तो राज ठाकरे इस समय घलवा है, और कई बार घलवा, जैसा हमारे मित्रों ने भी कहा, चूँकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में कितना वोटों का फर्क होता है। हार जीत बहुत कम वोट से होती है, लोकसभा से कम विधानसभा में होती है, विधानसभा से कम इसमें होती है, और इससे भी कम ग्राम पंचायत में होती है। तो अगर मान लीजिए, राज ठाकरे का बिल्कुल सही कहा, विनोद भाई ने भी कहा, और
राज ठाकरे का कोई रेलेवेंस है नहीं। और जैसा कहा जाता है कि अगर कोई भी चीज़ अतीत बन गई है तो उसको नया करना बहुत मुश्किल काम होता है। एक नए सिरे से आ जाइए, तो अब वो ज़बरदस्ती का खड़ा करना वो दौर नहीं है। दूसरी चीज़ ये सबसे बड़ी मैं कह रहा हूँ कि अगर ये मिलते भी हैं, ये बात सही है कि बम्बई में मराठी एक काफ़ी मेजॉरिटी में है, महाराष्ट्रियन वहाँ, लेकिन अब बहुत हद तक बाहर के लोग भी आ गए हैं। तो जो एक यूएसपी आज की तारीख में है, जो बीजेपी और मतलब एनडीए का कर लीजिए, चाहे जो भी है, वो ज़्यादा इन पर भारी पड़ रहा है। तो अगर ये मिल भी जाते हैं, मान लीजिए, तो जैसा विनोद शायद गलती से कहा गया कि अगर बम्बई को बचाना है, वो कहना ये चाह रहे थे कि अगर बम्बई में खुद को बचाना है यानी बम्बई के बहाने अगर उद्धव ठाकरे और सॉरी ये उद्धव कर रहा हूँ मैं, हाँ, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर अपने अस्तित्व को किसी तरह रेलेवेंट होना चाहते हैं तो उनकी मजबूरी है कि बीएमसी में वो भले न जीत पाएँ, कुछ हद, पहला तो यही है कि हम जीत जाएं, माल वही है, दोनों माल पर एक मत हैं, और नहीं भी जीत पाएँ तो भी इस बहाने एक रेलेवेंस अपना बनाए रखने का ये मौका है। होगा क्या मैं नहीं जानता, लेकिन ये तय है कि जैसा मैंने कहा कि बहुत थोड़े मोड़े वोट पर होता है, तो राज ठाकरे वहाँ जिस तरह का उनका एक मतलब न्यूसेंस वैल्यू मैं कहूँगा, मराठी मानूस भाग जाओ, ठेले तोड़ दो, तो एक लोकल लेवल पर जो उस तरह के होते हैं, जिनको मैं कहता हूँ कि जो सड़क छाप लोग जल्दी इकट्ठा होते हैं, वो वोट बैंक उनका है, उससे ज़्यादा नहीं है, वो तो इसी वोट में पड़ा चला। लेकिन अगर 3% 4% भी वोट अगर वो ये एनडीए का छीन लेते हैं, मान लीजिए, तो निश्चित तौर पर वो उद्धव के लिए फ़ायदा कर सकते हैं। लेकिन अब ये बातें बहुत अलग हैं, क्योंकि फडणवीस भी कम नहीं है, समझिए फडणवीस में सारी चीज़ें हैं, बाला साहब ठाकरे का वो कट्टर हिंदुत्व, मराठी भाषाई क्षमता, और तीसरी बात है जो भी है। तो कुल मिलाकर के जब दो चीज़ें हैं, ओरिजिनल कॉपी पर आप जाएंगे या कार्बन कॉपी पे, तो दोनों कार्बन कॉपी है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की कॉपी ज़्यादा बेहतर है, मजबूत दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसीलिए महाराष्ट्र की चर्चा शायद इतनी मजबूती से होती है। और बहुत सारे बिंदु आ भी गए सर, मैं चाहूँगी आपका एडिटोरियल कमेंट। जिस तरीके से राज ठाकरे को लेकर अभी आपने सुना, सभी ने वो बात कही कि वो इतने मजबूत नहीं है, लेकिन नो डाउट कि दोनों ही पक्ष उनको अपने साथ चाहता है। और दूसरी चीज़ कि अब राज ठाकरे और उद्धव को ये पता है कि चुनाव बहुत दूर है, यही बीएमसी है जहां पर कि अपने अस्तित्व को बचाया जा सकता है, बम्बई में खुद को बचाया जा सके, जैसा कि रामटेवाल जी कह रहे थे, या बम्बई को बचाया जा सके। सारे ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अनुभवी हैं, इसलिए सारी ही टिप्पणियाँ, खबरों के खिलाड़ी की खासियत है कि संपादक की टिप्पणियाँ ही होती हैं। लेकिन चूंकि अब विनोद जी ने और रामकृपाल जी ने इस तार को छेड़ ही दिया है, तो वो कहना ही पड़ेगा कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अब जो आह उस वक्त निकली होगी ना, बाल ठाकरे ने, उनको धृतराष्ट्र माना गया था, इतने प्रभावशाली व्यक्ति जिनका देश में प्रभाव था, वो पुत्र मोह में अंधे हुए। क्योंकि आज के राज ठाकरे को आप कितना भी कोस लीजिए, उस वक्त राज ठाकरे पर्याय बन गए थे शिवसेना के, और उनको नैसर्गिक उत्तराधिकारी माना गया था, जैसे पांडवों को मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं ना, धृतराष्ट्र मोह में पड़ गए और महाभारत हो गई। वैसी ही महाभारत इस कुंभ में भी हुई, और उससे नुकसान किसका हुआ? वो जो एक नैसर्गिक वोट बैंक था शिवसेना का, वो बिखर गया। अब उस बिखरे हुए सिरे को संजोना कोई आसान नहीं है ना, जब वो सिराजा पूरा जब बिखर जाता है तो उसको बटोर के लाना आसान नहीं होता, उसको बटोरा ही बड़ी मेहनत से गया था। एक पूरी पीढ़ी, बाल ठाकरे का व्यक्तित्व, उनकी हस्ती, उस वक्त का जो राजनीतिक परिदृश्य और उसमें बना हुआ स्पेस, और उस स्पेस को यूटिलाइज किया था बाल ठाकरे ने बहुत प्रभावी तरीके से। उस वक्त वहां पर जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र का निर्माण, उसमें मुंबई जैसी व्यावसायिक राजधानी का निर्माण हो रहा था, उसमें नैसर्गिक मराठीपन जो था, महाराष्ट्रीय अस्मिता थी, वो अचानक खतरे में दिख रही थी, और उसको अपॉर्चुनिटी बनाकर, अपना वोट बैंक बनाकर जिस तरीके से खड़ा किया, और जब उनको समझ में आया कि केवल मराठी अस्मिता से काम नहीं चलेगा, तो वो हिंदू हृदय सम्राट बन गए। ये हिंदू हृदय सम्राट सबसे पहले उन्हीं के लिए आया था। पाकिस्तान के मैच में पिच खोद देने की कोई और कर सकता है? दुस्साहस, साहस जो भी कह लीजिए, नहीं कर सकता। वहां से मुंबई के समंदर में भी कई लहरें, कई उफान आ चुके हैं, और गंगा में भी काफी पानी बह चुका है, लेकिन अब वो आहा बहुत लंबी दूरी तय कर चुकी है, और अब इंतजार दोनों के लिए करना बेकार है। लेकिन अब राज ठाकरे वो राज ठाकरे नहीं है जो उस वक्त
जितने भी शिवसेना के छोटे छोटे घटक थे, चाहे वो कामगार सेना हो, चाहे शिवसेना के नगर पदाधिकारी हो, जिला पदाधिकारी हो, उनको खड़ा करना, उसकी अर्थव्यवस्था देखना, पैसा जुटाना शिवसेना के लिए बहुत सक्रिय थे। और उद्धव बैक स्टेज पे थे, वो भी थे मैनेजमेंट, लेकिन बैक स्टेज पे थे। और इसीलिए नेचुरल लीडरशिप किसी की मानी गई थी तो राज ठाकरे की मानी गई थी। और निर्णय अगर दोनों भाइयों की लड़ाई हो जाती बाल ठाकरे के चले जाने के बाद, तो हम अफसोस मनाते कि बाल ठाकरे की विरासत को वो नहीं संभाल पाए, लेकिन ये खुद बाल ठाकरे का निर्णय था और उसका परिणाम पूरी शिवसेना को भुगतना पड़ा। और अब उस शिवसेना के 2 नहीं 3 हिस्से हैं। एक उद्धव ठाकरे के पास है, एक मनसे के नाम से राज ठाकरे के पास है, जो कुछ भी हो, और एक शिंदे के पास है। और इन तीनों से भाजपा की जो रणनीति है, जो कांग्रेस के ठीक विपरीत है। कांग्रेस जिन जिन राज्यों में बड़े भाई की भूमिका थी, वहां पर एकदम छोटे भाई, उसमें भी सबसे छोटे अनुज की भूमिका में है और पिछलग्गू के रूप में अपनी सीटों की मांग करती हुई नजर आती है, जो कि बड़ा ही अफसोसजनक दृश्य है। लेकिन वहीं पर छोटे भाई की भूमिका में राज्यों में प्रवेश करने वाली भाजपा बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी है। उसने भी इसको बहुत अच्छे से समझ लिया कि मराठी अस्मिता, मराठी वोट बैंक और उसके ऊपर हिंदुत्व की जो लेयर है उसको चढ़ाकर जो वोट बैंक तैयार होता है, वो बाल ठाकरे ने बहुत अच्छे से विजुलाइज किया था, सोचा था, समझा था। इसलिए मराठी अस्मिता का प्रतिनिधित्व करने वाले देवेंद्र फडणवीस भी चाहिए, एकनाथ शिंदे भी चाहिए, जो उसी विचारधारा के हैं। और तीसरी जो हिंदुत्व की लेयर है, जो बहुत गाढ़ी है, वो तो फिर भाजपा के पास है ही, वो उनका कीवर्ड भी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस में, जैसा कि रामगोपाल सर ठीक कह रहे थे, सबका सम्मिश्रण है। अब इससे बाहर निकलकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पास विकल्प क्या है? उद्धव ठाकरे के लिए तो वही स्थिति है कि दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। जब उनको निर्णय लेना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कांग्रेस के साथ, जो सोनिया गांधी को हम लगातार इतना भला बुरा कहते थे, उनके साथ नहीं जाऊंगा, भले ही मुझे सत्ता न मिले। और भले ही उनका उद्देश्य भाजपा के जो पावर है उसके सामने समर्पण नहीं करना, भाजपा के सामने नहीं झुकने का था, लेकिन उस बुराई से बचने के चक्कर में वो इतनी बड़ी बुराई की तरफ चले गए खुद, या धकेल दिए गए। जिस भी लोगों ने उनको सलाह दिया, सत्ता का लालच ज्यादा बड़ा हो गया, वो उस तरफ चले गए जहां से अब उनके लिए लौटना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि वो गलती कर चुके हैं बहुत बड़ी। अब इस गलती की सजा तो उनको भुगतनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन मैं भी इसी हफ्ते 2 दिन के लिए मुंबई था और पत्रकारों से और राजनीति से जुड़े कुछ लोगों से जो चर्चा हुई, उससे मुझे समझ में आया कि ये जो दोनों के बीच में मेल होना है, ये आज नहीं तो कल होके रहेगा। मैं चूंकि लगातार महाराष्ट्र की राजनीति को नहीं देख पाता हूँ, नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन वहाँ जो लोगों से बात हुई, उनका कहना है वक्त की बात है, आज नहीं देर से वर या इस साल का अंत होते होते, 2025 का अंत होते होते दोनों भाई साथ आएंगे, क्योंकि उनको डूबती नैया को संवारना है। सत्ता का खेल देख चुके हैं, सत्ता के पीछे का खेल देख चुके हैं, किंग मेकर क्या होता है और खुद किंग बनने में क्या फर्क होता है, वो सब वो देख समझ चुके हैं। अब अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है तो दोनों भाइयों को साथ आना पड़ेगा, चाहे मजबूरी ही सही। मजबूरी ही सही, पर आना दोनों भाइयों को साथ ही होगा। जी बिल्कुल, एक चीज ऐड कर दूं जी। 2003-4 की बात है, मैं मुंबई में कुछ दिन रही थी। तो जो राज ठाकरे की रेलिवेंस की हम बात कर रहे हैं, एक किस्सा सुनाती हूँ। एक टैक्सी वाला था मेरा, जो कि मुस्लिम था। उसने अपने गाड़ी पे एक शिवसेना का झंडा लगाया हुआ था और राज ठाकरे की बड़ी सी फोटो लगाई हुई थी। जब मैंने नाम पूछा और उसने बताया, तो मैंने कहा वाह, ये तो अच्छी बात है कि तुम उस मुंबई जो राइट्स हुए थे उसके कुछ ही दिनों के बाद की बात है कि तुम शिवसेना को सपोर्ट करते हो। तो उसने कहा, मैडम, अगर मुंबई में रह के धंधा करना है तो शिवसेना के साथ रहना होगा, राज ठाकरे के साथ रहना होगा। तो एक आम जनता के बीच में जो एक फीलिंग थी कि शिवसेना उनको सेफ रखेगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और राज और उद्धव अगर साथ आएंगे तो उद्धव के आने से जो शिवसेना में लोगों का विश्वास थोड़ा कमजोर पड़ा था या टूटा था, मुझे लगता है कि वो जो कोर सपोर्ट बेस था वो शायद फिर से वापस आ जाएगा। फिर से वापस आ जाए, पर ऐसी स्थिति हो जाएगी ऐसा तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि दोनों ही अब इस समय अस्तित्व के संकट पर हैं। बहुत शानदार चर्चा आप सबने देखी। मतलब मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के पहलुओं पर जो खबरें आती हैं वो आपको टीवी पर नजर आती हैं, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी होती है वो शायद आपको खबरों के खिलाड़ी ही बता पाते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। महाराष्ट्र की सियासत निश्चित तौर पर बीएमसी का आगे आने वाला चुनाव ये तय करेगा कि राज और उद्धव साथ आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि उन दोनों को पता है कि अगला विधानसभा और लोकसभा का चुनाव बहुत दूर है। तो मौका यही है कि साथ आ जाएं, अपने वोटर्स को साथ कर लें और बंबई को भी बचा लें और बंबई में खुद को भी बचा लें। बहुत शुक्रिया आप सबका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।